हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट, दैट इज पर्सनल फाइनेंस। काफी इंटरेस्टिंग प्लस बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, जो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बीबीए बीकॉम वालों के तो कोर्स में ही है, बाकी बीसीए के लिए, बीटेक के लिए, एमसीए के लिए, सारे ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पर्सनल फाइनेंस, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी डिमांड भी थी इस सब्जेक्ट की, तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सनल फाइनेंस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे एंड देखेंगे फाइनेंस की कैटेगरी, फाइनेंस कितने टाइप का है। ठीक है, उसके बाद हम जो मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, क्या जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग करने की, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, ये सब समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है पर्सनल फाइनेंस की। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल प्लानर कौन होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस, तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस है क्या। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं या एमबीए के स्टूडेंट हैं, तो बीबीए के भी लास्ट ईयर में आपको क्या करना होता है, आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है ना, स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। एमबीए के भी फर्स्ट ईयर के बाद आप क्या करते हैं, एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। स्पेशलाइजेशन में आपको क्या दिया जाता है, फाइनेंस दिया जाता है, मार्केटिंग दिया जाता है, एचआर, आईटी, आईबी, ऐसे करके कुछ आपके सामने ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको चूज करना होता है उसमें से एक स्पेशलाइजेशन। तो उसी में से बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल एक स्पेशलाइजेशन कौन सा है, फाइनेंस का है। तो आज हम इसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस आखिर है क्या। ठीक है, तो फाइनेंस क्या है, फाइनेंस इज अ ब्रॉड, फाइनेंस एक मतलब कह लीजिए ब्रॉड टर्म है, जो क्या डिस्क्राइब करता है, वो सारी एक्टिविटीज जो किसके तहत आती हैं, जो भी बैंकिंग का काम है या लिवरेज या कह लीजिए डेब्ट या क्रेडिट या कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सब फाइनेंस का पार्ट होता है। अगर पूछे फाइनेंस में क्या आता है, तो फाइनेंस इज अ ब्रॉड टर्म जिसमें ये सारी एक्टिविटीज आती हैं, बैंकिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, डेब्ट से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और जितने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं, वो सब फाइनेंस का पार्ट होता है। तो फाइनेंस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस इज अबाउट मनी मैनेजमेंट, कैसे पैसे को मैनेज करना है। ठीक है, अब देखिए, अब अभी मैं आगे बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस, अलग अलग कैटेगरी है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल फाइनेंस में क्या है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपना मनी मैनेजमेंट करता है। देखिए, कमाते हैं, कमाना एक अलग चीज है, बट कमानी जो अर्निंग है, जो इनकम है, उसको मैनेज भी तो करना है ताकि वो ग्रो करे। ठीक है, तो दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, मनी मैनेजमेंट, कैसे पैसे को मैनेज किया जाए एंड क्या प्रोसेस यूज किया जाता है टू एक्वायर द नीडेड फंड। अगर पैसे की जरूरत है, ठीक है, कुछ मकान के लिए, गाड़ी के लिए, एजुकेशन के लिए या पर्सनल लोन, किसी की भी जरूरत है, देन व्हाट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है ऑफ एक्वायरिंग दैट नीडेड फंड, ये भी फाइनेंस का ही पार्ट है। तो फाइनेंस में बेसिकली क्या पढ़ते हैं, फाइनेंस में पढ़ते हैं क्रिएशन एंड स्टडी ऑफ मनी। ठीक है, मनी कैसे क्रिएट होता है, प्लस पैसे के बारे में सारी स्टडी होती है, बैंकिंग के बारे में सारी स्टडी होती है, क्रेडिट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी होती है। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, फाइनेंस में। ठीक है, और यही सारी चीजें तो मिलकर बनाती हैं हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है, बैंक आता है, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, एसेट, लाइबिलिटीज एंड ये पूरे मनी के बारे में, मनी मैनेजमेंट, दीज ऑल पार्ट ऑफ आर फाइनेंशियल सिस्टम। तो यही बनाता है फाइनेंस। ठीक है, तो यही है फाइनेंस, राइट। और एक बात और है, एक और डिफिनीशन दी गई है, ओ फेरल ने ये डिफिनीशन दी है फाइनेंस की, कि फाइनेंस क्या है, यहां पे भी डबल कोलर लगेगा। फाइनेंस क्या है, फाइनेंस इज ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग मनी एंड इफेक्टिव यूज, यानी पैसे को ऑब्टेन करना, पैसे को पाना और किस तरीके से पैसे को इफेक्टिवली यूज किया जाए ताकि वो ग्रो करे। ठीक है, तो इसके लिए जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, दे ऑल कम्स अंडर फाइनेंस, ये फाइनेंस का पार्ट है। ठीक है, तो समझ में आ गया फाइनेंस के बारे में कि फाइनेंस क्या है, ये एक ब्रॉड टर्म है। ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंस में आता है आपका बैंकिंग, डेब्ट, क्रेडिट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये सब फाइनेंस का पार्ट है। फाइनेंस में करते हैं हम क्या, मनी मैनेजमेंट एंड क्या किस प्रोसेस के तहत अगर हमें फंड की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको पाते हैं,
तो दीज ऑल कम्स अंडर फाइनेंस। तो मुझे लगता है अब फाइनेंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपने फाइनेंस लिया एमबीए में या बीबीए में स्पेशलाइजेशन में फाइनेंस लिया, तो आपको इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि देयर आर 3 मेन सब कैटेगरीज ऑफ फाइनेंस। अभी लास्ट स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था फाइनेंस की 3 मेन सब कैटेगरी है। एक है पर्सनल फाइनेंस, एक है पब्लिक फाइनेंस, एक है कॉर्पोरेट फाइनेंस। और ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इवन ये पर्सन अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट बन रही है, ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं पर्सनल फाइनेंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं पब्लिक फाइनेंस पढ़ाऊंगी। तो ये इवन अलग अलग सब्जेक्ट हैं, पर्सनल फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट हैं। और ये 3 मेन सब कैटेगरी है किसकी, फाइनेंस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, किससे, फाइनेंशियल प्लस प्लानिंग। तो फाइनेंशियल तो आप समझ गए, फाइनेंस के बारे में पूरी एक पीपीटी पूरी अच्छे से मैंने समझा दिया है फाइनेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है फाइनेंशियल जिसके बारे में आपको समझ में आ गया है, अभी हमने बात की थी फाइनेंशियल की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग भी आप पॉम का जो पेपर है, कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो पेपर है, उसमें आप प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्लानिंग जानते हैं ना, आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के फ्यूचर के लिए जो भी हम क्या करते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जिससे हमारे आगे का काम इजी हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो एकदम वही है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स यू द ब्लूप्रिंट। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर की जाती है तो ये हमें एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके वी कैन रियलाइज आवर ड्रीम्स। यानी जो भी हमारे सपने, हमारी लाइफ के कुछ एम है, कुछ सपने हैं, कुछ गोल हैं, ठीक है, वो सब हम रियलाइज कर पाते हैं अगर हम प्रॉपर क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, वो हम रियलाइज कर पाते हैं अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग से हमारा काम क्या हो जाता है, सिस्टमैटिक हो जाता है एंड हम प्लान्ड मैनर में काम कर पाते हैं। ठीक है, मेरा एक सेपरेट वीडियो है प्लानिंग पर, वो अगर आप और डिटेल में प्लानिंग के बारे में समझना चाहते हैं तो जरूर ये वीडियो देखिएगा। मैं एक बात मानती हूं कि प्लानिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी है प्लानिंग। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे जो लेक्चर्स आते हैं उसके रिगार्डिंग में मतलब हर किसी को प्लानिंग करनी पड़ती है, कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस समय पढ़ाना है, पीपीटी में क्या होगा, मतलब हर चीज की प्लानिंग होती है। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है ना, तो आगे जो आपका काम होगा दैट वुड बी सिस्टमैटिक एंड प्लान मैनर में स्मूथली आपका काम हो जाएगा। तो मैं प्लानिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है कि फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर की गई है तो आगे का जो रोड मैप है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीके का रोड मैप, एक तरीके की प्लानिंग, एक तरीके का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, जिससे आपके जो भी फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं, ठीक है, आगे चल के आप मकान खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, महंगा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सब आसानी से पूरे हो जाएंगे इफ यू हैव गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। आसानी से सिस्टमैटिक एंड प्लान मैनर में अगर आपने प्लानिंग की है तो। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये एक प्रोसेस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, आखिरी प्रोडक्ट कोई सामान बन के या कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक, अब फाइनेंशियल प्लानिंग में आता क्या क्या है, ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारी चीजें आती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में इवन अगर एमबीए में आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एक सेपरेट पेपर भी है, सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। देखिए रिस्क क्या है, एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। देखिए रिस्क क्या है, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है, ठीक है, रिस्क क्या है, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, यानी नुकसान होने की संभावना, यही तो है रिस्क। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि लॉस कम से कम हो, तो वो तभी होगा व्हेन यू हैव अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर किया हुआ है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है उसको प्रॉपर मैनेज किया हुआ है, तो लॉस कम से कम होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये भी होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क मैनेजमेंट होता है कि लॉस कम से कम हो। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। देखिए इन्वेस्टमेंट तो करना जरूरी है, अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो क्या 100 के 100 रुपए हमें खर्च कर देने चाहिए अपने ऊपर,
हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए 100 के 100 रुपए खर्च कर देने चाहिए? नहीं, हमेशा कुछ क्या करनी चाहिए, सेविंग भी तो करनी चाहिए। और उस सेविंग को क्या करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सोच समझ के समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वही है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, तो ये भी आप टैक्स का अपना बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप सोच समझ के प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये भी फाइनेंस का पार्ट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। 60 के बाद क्या होगा, अभी तो कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर महीने इनकम आ जाती है, सैलरी आ जाती है, लेकिन 60 के बाद क्या होगा? तो इसलिए कुछ ना कुछ सेव करते रहना चाहिए और फिर उसको प्रॉपरली कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी आप वैसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए जैसी आप अभी कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आता है, आपका टैक्स प्लानिंग आता है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग आता है। टू कंप्रेहेंसिवली प्लान फॉर योर फ्यूचर नीड। इन सबको किया जाता है ताकि फ्यूचर की जो भी जरूरत है उसको हम फुलफिल कर पाए, ठीक है। एंड एक और यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में और क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम अपनी जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, इंडिविजुअल की जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है। अभी हमारे पास कौन कौन से एसेट है, ठीक है, एसेट किसी भी फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, या कोई मैंने एफडी कराई हुई है, या गोल्ड है, या किसी भी फॉर्म में मेरे पास जो जो एसेट्स हैं एंड मेरे पास क्या क्या लाइबिलिटीज है, मेरे ऊपर कितनी ईएमआई चल रही है, ठीक है, और कहीं कुछ और लाइबिलिटीज है, तो वो सब प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है कि अभी मेरी कंडीशन ये है, बट अगर फ्यूचर में मेरा कुछ फाइनेंशियल गोल है, मुझे 10 साल बाद इतने रुपए चाहिए, ठीक है, तो किस तरीके से मैं उसको अचीव कर सकती हूँ, तो उसके लिए फॉर्मुलेट करना स्ट्रैटेजी, ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, समझ में आया? एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, करंट फाइनेंशियल पोजीशन को प्रॉपरली एनालाइज किया करता है इंडिविजुअल, और टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर नीड विद इन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए, कंस्ट्रेंट मतलब क्या है, कुछ कमियां भी तो हैं, आपके खर्चे भी तो हैं, इनकम ही इनकम नहीं है ना, खर्चे भी तो हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में जो हमारी जरूरतें हैं, फ्यूचर की जो नीड है, वो हम फुलफिल कर सकें, हमारे फाइनेंशियल गोल अचीव हो, इसके लिए फॉर्मुलेट किया जाता है स्ट्रेटजी। किसमें? फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक, तो काफी कुछ मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता दिया है। तो मेन चीज ये याद रखिए, फाइनेंशियल प्लस प्लानिंग, यानी प्लानिंग करना अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। फ्यूचर में हमारे जो फाइनेंशियल गोल है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर की जो नीड है, उसको हम अचीव कर पाए, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए, ताकि हमारे फ्यूचर के जो भी सपने हैं वो सब इजीली, आसानी से, बिना किसी रुकावट के, सिस्टमैटिक एंड प्लान मैनर में पूरे हो सके। ठीक है, एंड इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार में फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, वन शॉट एक्शन नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, काफी कुछ बता दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए ये बताना काफी जरूरी है। मेरा जो फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, उसमें मैं ये सारे सब्जेक्ट बहुत डिटेल में, विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, एंड इसमें से 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे आरएम हुआ, इनकम टैक्स है, एंड एचआरएम, ये सब्जेक्ट मेरे सेकंड चैनल पूजा सिंह पे है। तो मैं कहूंगी कि दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और है, ये अभी तक है, सितंबर 2023 तक, बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2023 तक। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं चैनल से रिलेटेड अपडेट डालती रहती हूँ। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्या है। क्या जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, बताइए। मत करिए फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या जरूरत है इसको करने की। तो अगर आप समझ चुके हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, तो आप जानते हैं कि इसकी बहुत जरूरत है, बहुत 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 जरूरत है। ठीक है, सबसे पहली जरूरत क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं।
सबसे पहली जरूरत क्या है? टू प्लान सिस्टमैटिकली फॉर योर फाइनेंशियल गोल एंड ऑब्जेक्टिव इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, चाइल्ड प्लानिंग। तो देखिए, अभी मैंने आपको जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग बता रही थी तो मैंने बताया था फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल, अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव या जो कोई भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ड्रीम्स है फ्यूचर के, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। और अगर फाइनेंशियल गोल या ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो जैसे एग्जांपल के लिए लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो पीछे जो फैमिली है वो वैसी ही लाइफस्टाइल आगे मेंटेन कर सके, तो इसके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। कोई बीमारी हो गई एक बार में हॉस्पिटल में तो इतना खर्चा होता है कि सारी सेविंग्स कह लीजिए निकल सकती है, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और अभी तो कमा रहे हैं, 60 के बाद क्या होगा? तो रिटायरमेंट के बाद भी हम वैसी ही लाइफस्टाइल जी सके, हम अपने बच्चों पर डिपेंडेंट न रहें, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लस चाइल्ड प्लानिंग, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उन्हें कॉलेज में पढ़ाना है, प्लस उनकी शादी करनी है, ये देखिए लिखा है एजुकेशन एंड मैरिज, उनकी शादी करनी है तो उसके लिए भी तो पैसे होने चाहिए। तो ये सब तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव प्रॉपर प्लान। अगर आपने पूरा प्लानिंग के साथ काम किया है तभी ये सारे काम आप कर पाएंगे, ठीक है। आपको घर खरीदना है या स्टेट प्लानिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है, तो इन सब के लिए जो भी आपके फाइनेंशियल गोल है ये तभी अचीव हो पाएंगे, ठीक है, व्हेन यू हैव फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट नीड, ये पहली जरूरत है। दूसरी जरूरत क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? टू मेक योर फाइनेंशियल लाइफ बेटर एंड सिक्योर फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अगर आप चाहते हैं कि खुद के लिए प्लस आपके परिवार के लिए उनकी फाइनेंशियल लाइफ क्या हो, सिक्योर हो प्लस बेटर हो, ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक हम हैं बहुत अच्छी बात है, पर 60 के बाद तो जब हम रिटायर हो जाएंगे तब कैसे आगे की लाइफ? तब तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा ना। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। प्लस हमारी फैमिली, सपोज करिए कोई मिस हैपनिंग हो जाए हमारे साथ, तो हमारे पीछे जो हमारी फैमिली है हम कम से कम इतना छोड़ के जाएं या ऐसी प्लानिंग करके जाएं कि आगे हमारी फैमिली भी वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द सेकेंड नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तीसरी इसकी जरूरत क्या है? टू बेटर अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट फाइनेंशियल सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड द रीजनिंग एंड लॉजिक बिहाइंड ऑल रिकमेंडेशन मेड। आप देखते होंगे टीवी पर बहुत सारी रिकमेंडेशन आती है, ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, ये म्यूचुअल फंड, ये इंश्योरेंस, यहाँ पे पैसे लगा लीजिए, ये शेयर खरीद लीजिए, ठीक है। दुनिया भर की रिकमेंडेशन टीवी पर भी आती है। प्लस आपको अगर कोई एक्सपर्ट या मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई पर्सन मिले वो भी आपको सजेशन देते रहते हैं, ठीक है, या न्यूज़पेपर में भी सजेशंस आते हैं। बट अगर हमें प्रॉपर फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? हम प्रॉपर कह लीजिए जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे उसे। तो इसलिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करेंगे तो आप समझेंगे उन चीजों को, ठीक है। आप लर्न करेंगे अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में समझेंगे, फाइनेंस के प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, और उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है, और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द रिकमेंडेशन। अगर कोई आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको कोई कह रहा है कि रिटायरमेंट प्लान ले लीजिए, तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, इसके बारे में आपको कम से कम जानकारी होगी, और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे डिफरेंट एसेट क्लास एंड फाइनेंस प्रोडक्ट। फाइनेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, इंश्योरेंस है, यूलिप है, मतलब इंश्योरेंस में यूलिप आता है, कई हैं। तो आप उनको अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो इसी बहाने आप सारे जो एसेट्स हैं उनके बारे में भी तो समझेंगे, और आपको जो सूटेबल है फिर आप उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, ठीक। चौथा, नेक्स्ट जो नीड है वो क्या है? टू रेगुलरली रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल प्लान। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग लेते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो इसी बहाने आप क्या है, टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 10 साल पहले कोई एफडी करा ली थी फिर उसके बाद आप बैठ गए, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करते हैं ना, तो अभी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टेप बताऊंगी, तो देखिएगा उसमें जो लास्ट स्टेप है ना वो यही है कि टाइम टू टाइम अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है। क्यों रिव्यू किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हर चीज चेंज होती है, हमारा बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो भी चेंज हो रहा है, एफडी के रेट चेंज हो रहे हैं, हर चीज चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट और एज पर द आर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट भी तो चेंज होती है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, ठीक है। जब यंग रहते हैं तब कुछ और, 30 की एज में कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, 40 की एज में कुछ और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, 50 की एज में कुछ और होती है, 60 की एज में रिटायरमेंट है, कुछ और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, 50-55 की एज पे बच्चों को एजुकेशन के लिए खर्चा चाहिए, मैरिज के लिए खर्चा चाहिए, 60 की एज में अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी तो चेंज होती है।
तो इसलिए आखिरी ये है कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली करते हैं तो आप इसी बहाने जो है क्या करेंगे, अपने रिव्यू करेंगे अपने फाइनेंशियल प्लान को। जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार 10 साल पहले शुरू की थी, उसको टाइम टू टाइम चेक करने की भी जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गए 4 पॉइंट, दीज आर द नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की का प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इसका प्रोसेस, तो इसमें 7 सिंपल स्टेप हैं, 7 सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इतने सक्षम है, हमें सारी चीजें आती हैं, हमें पूरा फाइनेंस के बारे में नॉलेज है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम किसी की हेल्प लेंगे ना, हम किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे। तो वही अब कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस है, 7 स्टेप है इसमें। सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशनशिप विद क्लाइंट। ठीक है, अगर कोई फाइनेंशियल प्लानर है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी फाइनेंशियल प्लानर भी कौन होता है। फाइनेंशियल प्लानर जो एक्सपर्ट पर्सन होता है, जो अपने क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल प्लानर है, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, अगर उसको अपने क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, उसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा अपने क्लाइंट से। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी जो पर्सनल फाइनेंशियल बातें हैं वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करता है। ठीक है, ये तो, और आजकल तो टाइम ऐसा हो गया है कि एकदम करना भी नहीं चाहिए, हर किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानर जो होता है, ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानर की। ठीक है, ताकि जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल हो सके और वो अपनी फाइनेंशियल जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स है वो अपने वो फाइनेंशियल प्लानर के साथ क्या कर सके, शेयर कर सके। और एक बात और है, यहाँ पर इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल प्लानर जो होता है उसको कुछ इथिकल स्टैंडर्ड हैं वो फॉलो करने होते हैं। एंड दीज इथिकल स्टैंडर्ड जो है, दिस इज सेट बाय फाइनेंशियल प्लानिंग बोर्ड ऑफ इंडिया, एफपीबीआई। एफपीबीआई क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ इथिकल स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इथिक्स है कुछ, क्या लीजिए फाइनेंशियल प्लानर के, उसको जरूरी है कि वो इथिकल वो स्टैंडर्ड फॉलो करे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये गाइडलाइन नहीं होती ना, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानर है, इनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसका मिसयूज भी कर सकते थे। ठीक है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं, कुछ नॉर्म्स है, कुछ प्रोटोकॉल हैं जो फाइनेंशियल प्लानर को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो होता है कि जो फाइनेंशियल प्लानर है, ही शुड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद क्लाइंट। क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, और जो एथिकल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करे फाइनेंशियल प्लानर। ठीक, दूसरा जो स्टेप है दैट इज क्लेरिफाई योर प्रेजेंट सिचुएशन बाय कलेक्टिंग द फैक्ट्स। क्लेरिफाई योर प्रेजेंट सिचुएशन, इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन है उसको एसेस करना चाहिए। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने जा रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एसेस करना चाहिए अपने जो भी पर्सनल एंड फाइनेंशियल डेटा है, मेरा जो पर्सनल एंड फाइनेंशियल डेटा है उन सबको मैं एसेस करूं। बेसिकली उसमें जो भी मेरे पास एसेट्स हैं, मेरी जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी मेरे पास टैक्स बर्डन्स हैं, ठीक है, जो भी टैक्स रिटर्न वगैरह मैंने फाइल किया है, अगर कोई शेयर वगैरह है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन किया है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे पास है, अगर कुछ म्यूचुअल फंड है, या मेरे पास कुछ विल है, या कुछ पेंशन फंड है, तो इन सबको मैं प्रॉपरली पहले एनालाइज करूं। और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पहले प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तभी तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो पहले देखते हैं ना मुझे अभी क्या क्या आता है, उसी के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं ना आगे मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो वही दूसरा स्टेप है कि क्लैरिफाई द प्रेजेंट सिचुएशन बाय कलेक्टिंग द फैक्ट्स। ठीक, तीसरा स्टेप क्या है, डिसाइड वेयर यू वांट टू बी फाइनेंशियली। तीसरा स्टेप जो फाइनेंशियल प्लानिंग में है वो ये है कि आप 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या फाइनेंशियली आपका गोल क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। जैसे मेरी एज, मैं अपना एग्जांपल लेके समझाती हूँ, जैसे मेरी एज इस समय 40 साल है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगी तो मैं रिटायरमेंट के लिए बेसिकली सोचूंगी। ठीक है, या सपोज करिए 50 की एज में अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सोचूंगी कि जब मैं 50 ईयर की होंगी तो मेरे बच्चे का 12th होगा, 12th क्लियर करेगा, तो उस समय मुझे एक बड़ा अमाउंट चाहिए होगा उनकी एजुकेशन के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करता है जो क्लाइंट है, वो जो इंडिविजुअल है वो डिसाइड करता है कि वेयर यू वांट टू बी फाइनेंशियली, फाइनेंशियल गोल क्या है। तो मेरा जैसे फाइनेंशियल गोल होगा कि 10 साल बाद, मैं अभी 40 साल की हूं, 10 साल बाद जब मेरा बच्चा 12th में जाएगा तो उस समय मुझे दिस एक्स अमाउंट चाहिए। ठीक है, ये मेरा गोल है। फिर 20 साल बाद, 20 ईयर्स बाद जब मेरी रिटायरमेंट होगी तब मुझे कुछ वाई अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो दिस इज माई फाइनेंशियल गोल, ये मेरा फाइनेंशियल गोल है।
तो इसी तरीके से क्या होता है, जो मतलब पर्सन होता है इंडिविजुअल, उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि उसका पर्सनल एंड फाइनेंशियल गोल या ऑब्जेक्टिव उसका और उसके परिवार का क्या है। उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। इसमें मेन बात बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, या अगर कोई मतलब एजिंग पेरेंट्स हैं उनकी अगर मेंटेनेंस करनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड, सारी बातों को ध्यान में रख के फाइनेंशियल गोल बनाया जाता है कि आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद कितना पैसा चाहिए, उसी के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। ठीक। चौथा, फाइनेंशियल प्लानिंग में चौथा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट क्रिएट बैरियर टू यू। यानी इस चौथे स्टेप में किया जाता है, कुछ अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो आपके लिए बैरियर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो आपके लिए बैरियर क्रिएट कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए आपने कुछ इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा लिया तो भी गलत है, बहुत ज्यादा, मच, यानी बहुत ज्यादा आपने इंश्योरेंस ले रखा है या बहुत कम लिया है, दोनों गलत है, ठीक है। तो वही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है आपने कोई अभी तक जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कोई गलती तो नहीं की हुई है, आपने इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है, लिया है तो बहुत कम तो नहीं लिया, या लिया है तो बहुत ज्यादा तो नहीं लिया, या फिर अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जिसकी वजह से आपके ऊपर बिग टैक्स बर्डन है, आप पे टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर आपके पास कैश फ्लो बहुत कम है, ठीक है, या फिर आपने शायद ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पा रहा है, आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो इन्फ्लेशन से भी कम है, इन्फ्लेशन से भी कम रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन जितना भी है उससे भी कम आपका पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब अगर आपके इन्वेस्टमेंट में की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, वो सब आइडेंटिफाई किया जाता है इस फोर्थ स्टेप में। ठीक। नेक्स्ट जो पांचवा स्टेप है वो क्या है, प्रोवाइड अ रिटन फाइनेंशियल प्लान एंड ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव प्लान। अब इस स्टेप में, पांचवें स्टेप में क्या होता है, जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वो अपने क्लाइंट को, ठीक है, जैसे सपोज करिए मैंने भी एक फाइनेंशियल प्लानर अगर हायर किया हुआ है, तो वो अब मुझे डिटेल रिटन प्लान प्रोवाइड करेगा, मेरा फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड करेगा, और उसी के साथ एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी प्रोवाइड करेगा। और ये जो प्लान होगा ना, ये जो फाइनेंशियल प्लान होगा, अच्छा, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देखिए हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर इंडिविजुअल का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क लेने की जो क्षमता है वो भी हर इंडिविजुअल की अलग होती है। तो ये फाइनेंशियल प्लान सबका अलग होगा। अगर कोई यंग पर्सन है, ठीक है, तो उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, वो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, डेप्ट में कम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, 50-60 का है, तो वो डेप्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, इक्विटी में कम करेगा, ठीक है। तो वही है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब फाइनेंशियल प्लान है उसे एक रिटर्न फाइनेंशियल प्लान देता है, उसके साथ ही उसका एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी देता है। ठीक। उसके बाद इंप्लीमेंट, अगला स्टेप क्या है, इंप्लीमेंट अग्रीड अपॉन रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्लान। ठीक। देखिए आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली, एग्जाम आने वाले हैं, आपने प्लानिंग तो बहुत बढ़िया कर ली कि हम हर दिन पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे, डेली रिवीजन करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लानिंग कर ली, ठीक है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो सब बेकार ना। तो वही है सिक्स स्टेप, जो फाइनेंशियल प्लानर है उसने आपको रिटन फाइनेंशियल प्लान तो दे दिया, लेकिन अब आपका काम क्या है, उसे इंप्लीमेंट करना, उसे लागू करना, इंप्लीमेंट करना। तो फाइनेंशियल प्लान जो दिया है फाइनेंशियल प्लानर ने, वो हेल्पफुल तभी है जब उस पर क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए, उसे इंप्लीमेंट किया जाए एज रिकमेंडेड, जो उसने रिकमेंड किया था उस पर एक्शन लिया जाए, तभी वो हेल्पफुल है, ठीक है। और अगर कुछ अगर बीइंग अ क्लाइंट या बीइंग एन इंडिविजुअल मुझे उसमें से कोई चीजें ठीक नहीं लग रही है, तो ठीक है मैं डिस्कस कर सकती हूँ, बट जो भी उसने फिर बोला है उसको मुझे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये होता है सिक्स्थ स्टेप। प्लानिंग कर ली, जब मैंने पॉम पढ़ाया था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया था, तो वहां मैंने बताया था ना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग तो बहुत बढ़िया कर ली पर कंट्रोलिंग नहीं की तो बेकार है ना। उसी तरीके से यहाँ पे प्लानिंग तो बहुत बढ़िया कर ली लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया तो बेकार है ना, ठीक है। तो यही सिक्स स्टेप है। एंड सेवेंथ स्टेप जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज पीरियोडिक रिव्यू एंड रिवाइज योर प्लान। बताया था चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हर चीज चेंज होती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि 10 साल पहले जो मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, ठीक है, 10 साल पहले जो फाइनेंशियल प्लानिंग की थी उसको मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करूं, रिव्यू करूं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। क्या पता अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो, शेयर मार्केट चेंज होता रहता है, कैपिटल मार्केट चेंज होता रहता है। तब क्या मार्केट था, आज क्या था, म्यूचुअल फंड की पॉलिसीज चेंज होती है, इंश्योरेंस चेंज होता है, या अब मेरी कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हो, ठीक है, क्योंकि एज के साथ, पहले मैं 30 ईयर की थी, आज मैं 40 ईयर की हूँ, तो एज के साथ भी तो चीजें चेंज हो जाती है, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वी नीड टू रिवाइज आवर प्लान, हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है उसको हम टाइम टू टाइम रिवाइज करें, ठीक है।
तो ये थे 7 स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के। चलिए लेक्चर काफी लेंदी हो गया है। मैं ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जो स्ट्रैटेजी है ना, ये अब मैं अगले लेक्चर में समझाती हूँ। ये ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया, आई थिंक आधे घंटे का हो गया है लेक्चर, तो आज मैं यहीं तक रखती हूँ। अब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिए आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया फाइनेंस के बारे में, समझा फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग क्या है और इसकी नीड क्या है और प्रोसेस समझा, ठीक है। स्ट्रैटेजी और ये सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।